हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 से, जो आपकी सेकंड यूनिट है, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस और राइट्स के कॉन्सेप्ट्स को। वैसे तो हमारा टारगेट होता है 10 मिनट की समरी आपके सामने लाना, पूरे चैप्टर को आसान भाषा में समझाना, मेन चीजें कवर करना। आज की वीडियो थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है लंबी, क्योंकि इसमें ज्यादा टॉपिक्स हैं, एक टॉपिक नहीं है, ठीक है। और आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। सो आप एग्जाम से पहले अगर ये वीडियो देखते हो तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि आपको ज्यादा बुक्स वगैरह नहीं पढ़नी पड़ेंगी। और आप इंस्टा पे जरूर मुझे फॉलो करें, मेरा यूजर नेम आपके सामने लिखा हुआ है। आपको कुछ पूछना हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। और पीडीएफ नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं, एकलव्य स्नातक 1 आपको सर्च मारना है। सबसे पहला मैं आपको यहाँ पे आगे कुछ दिखा देता हूँ कि जो हमारा पहला टॉपिक है वो है लिबर्टी, मींस फ्रीडम के बारे में हमें सबसे पहले समझना है यहाँ पे। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? फ्रीडम। फ्रीडम कई तरीके की हो सकती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम टू मूव, फ्रीडम टू प्रैक्टिस प्रोफेशन, कोई भी काम कर सकते हो। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन, आप जो मर्जी अपना रिलीजन फॉलो करो। इन शॉर्ट, फ्रीडम का मतलब है कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो आपके ऊपर, जो आप करना चाहते हो वो आप कर पाओ, कोई आपको रोके टोके ना। लिबर्टी के भी टाइप्स होते हैं। जैसे सबसे पहले आती है सिविल लिबर्टीज। ये वो लिबर्टीज हैं जो किसी सिटीजन को मिलती हैं गवर्नमेंट से, चाहे वो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, असेंबली करने का राइट हो, रिलीजन को फॉलो करने का राइट हो, फेयर ट्रायल, मीन कोर्ट में आपके साथ कोई भेदभाव ना हो। पॉलिटिकल फ्रीडम मींस जो भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड फ्रीडम होती है, वोट डालना, इलेक्शन में कंटेस्ट करना, पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना। और इकोनॉमिक फ्रीडम मींस आप जो अपना काम करना चाहते हो वो काम करो, आप अपनी प्रॉपर्टी रखना चाहते हो वो रखो, ट्रेड करना चाहते हो ट्रेड करो, जो भी आप मार्केट में इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करना चाहते हो वो आप कर पाओ। फिर आती है पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी। अब कभी कभी क्या होता है, फ्रीडम ज्यादा दे दी जाए तो वो नेगेटिव भी हो सकती है। पहले नेगेटिव समझो कैसे। मींस आप अपनी मनमर्जी का काम कर रहे हो ये बोलकर कि भाई मैं तो आजाद हूं करने के लिए, मेरे को तो लिबर्टी है। आप राह चलते किसी का पर्स मार रहे हो, किसी का मोबाइल छीन रहे हो, किसी की चेन स्नैचिंग कर रहे हो, और आप बोल रहे हो कि ये मेरी लिबर्टी है। ये टोटली नेगेटिव लिबर्टी में आता है। और वहीं पॉजिटिव लिबर्टी ये कहती है कि आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हो गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन थोड़े बहुत जो अच्छे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिले, आप अपना डेवलपमेंट भी कर पाओ, लेकिन दूसरे को भी नुकसान ना पहुंचे। ये पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है। सोशल लिबर्टी का मतलब है सोसाइटी में जब आप रहते हो सभी को अपॉर्चुनिटीज मिले, जेंडर, रेस और सोशल कैटेगरीज से रिलेटेड कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। कल्चरल लिबर्टी ये कहती है आपका जो भी कल्चर है आप उसको प्रिजर्व कर पाओ, आप अपने कल्चर की आइडेंटिटी को, ऑटोनॉमी को प्रिजर्व कर पाओ, आप जो भी अपनी आपकी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उसको फॉलो करते रहो, कोई रोके ना आपको। जॉन स्टुअर्ट मिल 19th सेंचुरी के बहुत बड़े फिलोसफर हैं, पॉलिटिकली ये बहुत ज्यादा जाने जाते हैं, और इन्होंने लिबर्टी के ऊपर बहुत कुछ लिखा है। और इनका एक ऐसे है जो कि है ऑन लिबर्टी, 1859 में इन्होंने ये लिखा था। यहां पे ये हमें हार्म प्रिंसिपल के बारे में बताते हैं। हार्म का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना किसी को। वो ये कहते हैं अगर जो ये फ्रीडम और लिबर्टी मिलती है, दूसरों को अगर ये नुकसान पहुंचा रही है, ये नेगेटिव लिबर्टी है, ये हार्म कर रही है दूसरों को। ऐसे में क्या होता है कि ये मतलब नेगेटिव कैटेगरी में आ जाती है। और इंडिविजुअल ऑटोनॉमी मींस जे.एस. मिल ये कहते हैं कि इंडिविजुअल्स को अपनी एक फ्रीडम होनी चाहिए, जो भी वो गोल्स को परस्यू करना चाहते हैं, जो भी वो चॉइसेस हैं उनकी, जो भी उनकी चीजें हैं, कोई इसमें स्टेट इंटरफेयर ना करे। लेकिन जब तक इंटरफेयर ना करे जब तक दूसरों को कोई वो नुकसान ना पहुंचा रहे हो। समझ आ रहा है? ये यहाँ पे हार्म की बात आ जाती है इनकी जब ये बात पढ़ते हो। फ्री स्पीच के बारे में ये लिखते हैं, जी.एस. मिल कहते हैं कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, एक्सप्रेशन की फ्रीडम होनी चाहिए, अपने आइडियाज आप लोगों में बता पाओ, ठीक है, जो आपके कंट्रोवर्शियल ओपिनियंस है वो भी आप बताओ। अकॉर्डिंग टू मिल हर किसी को ये होना चाहिए कि भाई वो बोल सकें बट किसी को नुकसान ना पहुंचे। लिमिट्स ऑफ मेजोरिटी रूल, जे.एस. मिल ये कहते हैं कि मेजोरिटी रूल नहीं होना चाहिए किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में। मींस अगर किसी मेजोरिटी के लोग रहते हैं वही डिक्टेट ना करें सोसाइटी को, ठीक है, और माइनॉरिटी के राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया जाए। इंडिविजुअलिटी एंड डाइवर्सिटी, जी.एस. मिल ये कहते हैं डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा जरूरी होती है सोसाइटी के अंदर। जब आप रहते हो, अलग अलग लाइफस्टाइल के लोग जब रहते हैं, एक अच्छी सोसाइटी, एक वाइब्रेंट और डाइवर्स सोसाइटी बनती है, प्रोग्रेस होती है। फिर इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है हमारा इक्वालिटी का।
अब इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो, ये एक मल्टी फेज्ड कॉन्सेप्ट है, यानी कि इक्वालिटी के कई डायमेंशंस होते हैं। बेसिकली इसका मतलब यही होता है कि आपको इक्वल समझा जाए, यानी कि जितने भी लोग हैं आप सभी को सेम राइट मिले, अपॉर्चुनिटीज सभी को इक्वल मिले, सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो। सो एक बहुत बड़े फिलोसफर हैं लॉस्की, वो क्या बताते हैं कि इक्वालिटी का मतलब है आपको कोई भी सोसाइटी में स्पेशल प्रिविलेज ना मिले और सभी को एडिकेट अपॉर्चुनिटीज मिले अपनी डेवलपमेंट करने के लिए, और सभी को सोशल बेनिफिट्स मिले, कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। मींस फैमिली पोजीशन, वेल्थ, ये सब देखते हुए ना किसी को कुछ मिले, बाकी सबको इक्वली सब मिले, एंड कोई इकोनॉमिक सोशल एक्सप्लॉयटेशन ना हो। सो यही इक्वालिटी कहलाता है। अब यहाँ पे सोशल इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ये क्या है कि मतलब सोसाइटी में जितने भी लोग हैं किसी भी बैकग्राउंड से हो, कोई भी उनकी रेस हो, कास्ट हो, जेंडर हो, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो, सभी के साथ इक्वली बिहेव किया जाए। और इकोनॉमिक इक्वालिटी यही कहती है कि जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है सोसाइटी में वो सही तरीके से हो, किसी के साथ अन्याय ना हो। मींस जो गरीब लोग हैं उनके साथ अन्याय किसी तरीके का ना हो, सभी को एजुकेशन का एक्सेस मिले, सभी को जो वो काम करते हैं उसकी इक्वल जो है वेजिस मिले, और एक सभी उनकी एक जो लाइफ है स्टैंडर्ड हो। एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब है जो पॉलिटिकली जो भी राइट्स मिलते हैं, वोट डालना और चाहे इलेक्शन में कंटेस्ट करना, उस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो आपके रेस, जेंडर और वेल्थ के आधार पर कि भाई तू तो गरीब है, तू क्या वोट लड़ेगा। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर है लीगल इक्वालिटी, मींस आप लीगली कानून के आगे, लॉ के आगे इक्वल समझे जाएं, आपकी रेस, जेंडर, रिलीजन कुछ भी हो, आपका कोई भी बैकग्राउंड हो। कल्चरल इक्वालिटी का मतलब है सभी कल्चर्स के लोगों को इक्वल समझो और उनको डिग्निटी और इक्वालिटी के साथ ट्रीट करो, उनके कल्चर की रिस्पेक्ट करो जो भी आपके साथ रहते हैं। एजुकेशनल इक्वालिटी ये कहती है सभी को इक्वल एजुकेशन मिले, ऐसा ना हो कि कुछ लोग कहते हैं कि हम तो ऊंची कास्ट के हैं, सिर्फ हमें ही एजुकेशन मिलेगी और इन लोगों को तो एजुकेशन नहीं मिलनी चाहिए। सो ये डिस्क्रिमिनेशन कतई भी ना हो। जेंडर इक्वालिटी ये कहती है आप किसी भी जेंडर से आते हो, आपको अपॉर्चुनिटीज इक्वल मिलनी चाहिए, फेयरनेस प्रमोट हो, डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जेंडर बेस्ड, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, एजुकेशन हो, या पर्सनल कोई भी मैटर हो, कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अगला टॉपिक है हमारा जस्टिस का। सो जस्टिस का जो टॉपिक है इसको समझते हैं। सो वर्ड जस्टिस जो है ये लैटिन वर्ड्स जस्टिशिया से आया है, जिसका मतलब होता है टाई टुगेदर, आपस में जोड़ना, बांधना, और जस्ट का मतलब होता है एक टाई। सो मींस जस्टिस क्या है, इसमें बहुत सारी चीजें कनेक्टेड हैं सोसाइटी के अंदर। आप अगर देखोगे फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर फ्रीडम, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, भाईचारा, समानता और आजादी, ये तीन चीजें ऐसी थी जो बहुत डेवलप हुई। यही अगर सोसाइटी में ये तीन चीजें होती हैं तो आप कह सकते हो वो सोसाइटी के अंदर न्याय हो रहा है। अगर सभी को आजादी है, सभी को समानता है, सभी भाईचारे के साथ रह रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं है, सो आप कह सकते हो कि वही जस्टिस का मतलब है। मींस आज की डेट में जस्टिस की इंटरप्रिटेशन ऐसे दी जाती है कि लॉ एंड ऑर्डर के कंटेक्स्ट में, कि आप लॉ के आगे आपको बराबर समझा जाए और आपको न्याय मिले, इसी को जस्टिस कहते हैं। अक्सर जस्टिस वर्ड सुनकर हमें लॉ का ही नाम याद आता है, कानून वगैरह का। तो जस्टिस एक तो लीगल जस्टिस होता है, मींस जो भी आपके जो मतलब जो ऐसे डिसीजंस हैं, जो लॉज बनाए जाते हैं, ठीक है, वो सभी के लिए फेयर हो, सभी इंडिविजुअल्स के लिए इक्वल हो। जो लेजिस्लेचर है, जो कानून बनाता है, हमारा पार्लियामेंट है, वो भेदभाव ना करे और मतलब सभी को भाई न्याय मिले, हर किसी के लिए न्याय सेम हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, और ठीक है। और पॉलिटिकल जस्टिस ये कहता है कि भाई प्रॉपर कोई बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सभी को एक वोट डालने का राइट मिले, गवर्नमेंट में आने का राइट मिले, सिविल राइट्स मिले, कोई भी उनके साथ इनजस्टिस ना हो। सो बेसिकली पॉलिटिकल जस्टिस पॉलिटिकल प्रोसेस से मतलब जुड़ा हुआ है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा पार्लियामेंट, हमारी कोर्ट्स यही देखती हैं हमारे पॉलिटिकल जस्टिस को, कि हर किसी को जो है मतलब एक जो है जस्टिस मिले। और यही है भाई, इसके अंदर तो आप लिख सकते हो। बाकी सोशल जस्टिस ये कहता है सोसाइटी के अंदर कोई भेदभाव ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, बर्थ के बेसिस पर, कास्ट, रिलीजन, जेंडर के बेसिस पर, नेशनल रिसोर्सेज सभी को इक्वली मिले, वेल्थ सभी को इक्वली मिले। सो यही है
कि भाई मतलब सोशल जस्टिस सभी को मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जो है वो थोड़ी सी कंजर्वेटिव है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स को लेकर। ऑन द अदर हैंड हिज अप्रोच हैज बीन वेरी करेक्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्टिंग सिविल राइट्स। अगर प्रेजेंटली मैं आपको बताऊं, सोशल जस्टिस को ऐसे इंटरप्रेट किया जाता है कि जिसमें सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सारी चीजें आ जाती हैं, ऐड कर दी जाती हैं। सोशल जस्टिस एक बहुत बड़ा टॉपिक है। फिर उसके बाद अगला टॉपिक आता है इकोनॉमिक जस्टिस का। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन खत्म हो और जो भी रिसोर्सेस हैं कंट्री के वो सभी को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं। और लिबरल आइडियोलॉजी जो है वो ये एम्फसाइज करती है कि पॉलिटिकल और सोशल एस्पेक्ट्स जो होते हैं जस्टिस के, वो जैसे मार्क्स हैं वो भी यही कहते हैं कि भाई इकोनॉमिक जस्टिस जो होता है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। अमीर गरीब की जो ये खाई होती है इसको ख़त्म किया जाए, और ये जो है मतलब जो अमीर लोग होते हैं और बहुत ज़्यादा जो मतलब ऐसे लोग होते हैं सोसाइटी के अंदर उनको ही सब कुछ ना मिले। और जो कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजी है, जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है, उसमें इकोनॉमिक जस्टिस का अलग मतलब है, ठीक है। कैपिटलिस्ट वाले लोगों के लिए इसका अलग मतलब है। जॉन रोल्स जो हैं बहुत बड़े पॉलिटिकल फिलोसफर हैं, उन्होंने अपनी एक थ्योरी लिखी थी जस्टिस की, जॉन रोल्स की थ्योरी जस्टिस वाली, जिसको कहा जाता है जस्टिस एज फेयरनेस। और उनका सबसे बड़ा जो एक वर्क है जो है अ थियरी ऑफ जस्टिस, जो कि 1971 में पब्लिश हुआ था। सो उन्होंने ना एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल के साथ बताया हमें कि जस्टिस के लिए क्या होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक फोटो है, यहाँ पे एक इंसान खड़ा है, उसके नीचे लिखा है ओरिजिनल पोजीशन, और उसके बीच में एक पर्दा है, और उसके उस पार बहुत सारे लोग खड़े हैं। उसमें विमेन भी है, उसमें बूढ़े भी हैं, उसमें बच्चा भी है, उसमें बुजुर्ग भी है, उसके अंदर अमीर लोग भी हैं, अमीर महिला भी है, फिजिकली डिसेबल्ड भी है। अब अगर आपके सामने पर्दा है तो आपको दिखेगा तो नहीं कि उस पार कौन है या वो किस कैटेगरी का है। सो आप जो भी अपना डिसीजन दोगे वो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन को दोगे। हो सकता है अगर ये पर्दा ना होता तो आप सामने वाले को देखकर अपना डिसीजन बदल लेते। आप कहते हैं कि यार ये तो अमीर आदमी है, ये मुझे धमका सकता है, मैं इसके पक्ष में दे देता हूँ डिसीजन। लेकिन अगर ये पर्दा होगा, सो ये वेल ऑफ इग्नोरेंस जब होगा, सो आप हमेशा जस्टिस अच्छा करोगे। आपका जो भी वर्डिक्ट होगा, वो फाइनल जो वर्डिक्ट होगा वो अच्छा होगा। सो ये बातें आती हैं कि भाई वेल ऑफ इग्नोरेंस मींस आपको आंखों पे पट्टी बांध दी जाए, आपको दिखेगा ही नहीं ना कि सामने कौन है, ये आपकी ओरिजिनल पोजीशन हो जाएगी। और उस साइड जो है वो लोग जो होंगे उनके लिए जब भी फिर आप जो भी आप बोलोगे, जो डिसीजन लोगे, वो आपका बढ़िया होगा, जस्ट डिसीजन होगा। सो ओरिजिनल पोजीशन क्या है मैंने आपको समझा दिया है, वेल ऑफ इग्नोरेंस क्या है ये भी मैंने आपको समझा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। जस्टिस के 2 प्रिंसिपल्स बताए हैं इन्होंने, जॉन रोल्स ने। एक तो है सभी को इक्वल बेसिक लिबर्टीज मिलनी चाहिए, चाहे पर्सनल लिबर्टी हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, असेंबली की लिबर्टी हो, ये सभी को मिले। सेकंड प्रिंसिपल ये कहता है कि सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज जो हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो। जिन लोगों को ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिला सोसाइटी में उनको एम्पावर किया जाए, उनकी हेल्प की जाए। और इसके बाद जॉन रोल्स की थ्योरी के कई क्रिटिक्स भी हैं जो कहते हैं कि ये जो ओरिजिनल पोजीशन, वेल ऑफ इग्नोरेंस, ये जो फोटो मैंने दिखाया था ना, ये बहुत अनरियलिस्टिक है। ये सिर्फ किताबों में अच्छी लगती है थ्योरी, रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। कोई जज अपनी आंखों पर वो जो है पट्टी बांध के नहीं बैठता कि वो सामने जब अगर किसी को डिसीजन दे रहा है तो वो इतना आंखों पे पट्टी लगाकर डिसीजन देगा। ये अनरियलिस्टिक है। ह्यूमंस आज भी हो सकता है कि अपनी ये टेंडेंसी होती है कि यार अपने वाले बंदों को थोड़ा सपोर्ट करना, ये आज भी देखा जाता है कई डिसीजंस में। सो ये चीजें हैं। फिर उसके बाद है कॉमन क्रिटिक ये भी है कि बहुत ज्यादा ये आइडियलिस्टिक है, मींस आइडियल जस्टिस ऐसा होना चाहिए। ये सिर्फ हमारे ख्यालों की दुनिया है, रियल वर्ल्ड के अंदर ऐसा नहीं होता। सो ये जो वेल ऑफ इग्नोरेंस है ये सब बस हाइपोथेटिकल है, ये कोई एक्यूरेटली ये ऐसा नहीं होता रियलिटी के अंदर। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राइट्स का। मैंने कहा था वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एक ही वीडियो में ऐड हैं। सो राइट्स का मतलब यही है कि कुछ ऐसी राइट्स हमारे पास होते हैं जो सिविल राइट्स होते हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपका फेयर ट्रायल का राइट हो गया, पॉलिटिकल राइट हो गए जैसे वोट डालना, इलेक्शन लड़ना, सोशल राइट्स हो गए आपके एजुकेशन और हेल्थ केयर आपको मिले, इकोनॉमिक राइट्स हो गए आप अपना काम कर पाओ, इकोनॉमिक जो एक्टिविटी कर रहे हो, प्रॉपर्टी खरीद पाओ। सो इन शॉर्ट्स राइट्स क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी सोसाइटी के, जिससे किसी भी इंडिविजुअल्स को डिग्निटी के साथ ट्रीट किया जाता है। उसका एक राइट होता है सोसाइटी में रहने का, इक्वालिटी उसे मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है, जिससे वो अपना डेवलपमेंट कर पाता है। और राइट्स जो है इनहेरेंट और
इनएलिएनेबल होते हैं। मींस राइट्स बहुत बारी क्या होते हैं, इनहेरेंट होते हैं। जो भी ह्यूमन होते हैं उनको कुछ राइट्स नेचर से भी मिलते हैं। ये जो कुछ राइट्स होते हैं इनको आप सरेंडर या ट्रांसफर नहीं कर सकते। और यूनिवर्सल वर्सेस कल्चरल रिलेटिविटी, कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं, जो इस दुनिया में सभी लोगों के ऊपर अप्लाई होते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से आते हों। और कुछ ऐसे भी डिबेट्स हैं कि कुछ कुछ कल्चरल राइट्स भी होते हैं जो किसी स्पेसिफिक कल्चर के लोगों को दिए जाते हैं। सो इसके ऊपर भी डिबेट चलती है। और देन आता है पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव राइट्स। पॉजिटिव राइट्स तो यही हैं कि आपको भाई हेल्थ, एजुकेशन, ये सब राइट टू ये सब हेल्थ और एजुकेशन मिल रहा है। नेगेटिव राइट्स ये होते हैं आप अगर किसी के लिए गलत बोल रहे हो, जैसे पीछे हमने नेगेटिव लिबर्टी में पढ़ा था। लीगल और मोरल राइट्स, मींस लीगल राइट्स वो हैं जिनके लिए आप कोर्ट में जा सकते हो, जिसके लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पॉन्सिबल है। और मोरल राइट्स वो हैं कि जो आप लीगली उसको चैलेंज नहीं कर सकते। अगर आपके जो कुछ मोरल राइट्स होते हैं उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। और इसके अलावा इंडिविजुअल और कलेक्टिव राइट्स होते हैं। जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपके इंडिविजुअल हैं, आपके खुद के हैं। जबकि SC ST का रिजर्वेशन, इनके लिए अलग से एक फंडामेंटल राइट बनाना या अलग से इनके लिए अगर सरकार काम कर रही है, सो ये कलेक्टिव राइट्स हो जाएंगे जो बड़े कम्युनिटीज के लिए राइट्स होते हैं। और इंटरडिपेंडेंस ऑफ राइट्स, राइट्स जो होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइट टू एजुकेशन है, ठीक है, कैन इनहेंस वंस एबिलिटी टू एक्सरसाइज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अगर ये राइट्स जो है आपस में कनेक्टेड होते हैं, किसी को पढ़ने की आज़ादी मिलेगी, पढ़ने का राइट मिलेगा ना, वो अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी अच्छी कर पाएगा। सो ये राइट्स बहुत कनेक्टेड होते हैं आपस में और डायनेमिक होते हैं। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है राइट्स भी इवॉल्व होते जाते हैं और लिमिट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं। जब आपको कुछ राइट्स मिलते हैं सो आपकी कुछ लिमिट्स होती हैं। आप किसी दूसरे को अब्यूज मत करो, दूसरे को नुकसान मत पहुंचाओ। सो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं जब आपको राइट्स मिलते हैं। फिर आते हैं नेचुरल राइट्स प्रपोज्ड बाय जॉन लॉक। जॉन लॉक 17th सेंचुरी के बहुत बड़े इंग्लिश फिलोसफर हैं जिन्होंने नेचुरल राइट्स की फिलोसफी दी थी या थ्योरी दी थी। और अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक हमारे को कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं नेचर से, कोई गवर्नमेंट नहीं हमें देती है राइट्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी लाइफ है, आपको जीवन किसी सरकार ने नहीं दिया, आपको ऊपर वाले ने दिया है, नेचर ने दिया है। लिबर्टी होती है कुछ ऐसी, आप अपने आज़ादी के साथ घूमो फिरो, जो करना है वो करो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, ये आपको नेचर राइट देता है। प्रॉपर्टी आपको रखनी है, जो भी आप काम करते हो अपनी मेहनत से प्रॉपर्टी ले सकते हो। और जॉन लॉक का जो कॉन्सेप्ट है नेचुरल राइट का, ये इन्होंने अपनी किताब 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में लिखा है। और वो कहते हैं कि ये राइट्स जो होते हैं ये ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी ये फंडामेंटल राइट्स हैं जिससे आपकी एग्जिस्टेंस रहती है, आपको नुकसान नहीं पहुंचता। राइट टू लिबर्टी ये क्या कहता है कि आप अपना फ्रीडम के साथ कुछ भी कर पाओ, जो आपका मन है कोई आपको इंटरफेयर ना करे। राइट टू प्रॉपर्टी भी यही कहता है कि आप अपने जो भी मेहनत से पैसे कमाते हो, आप अपनी वेल्थ जो भी कमा रहे हो, आप रिसोर्सेस ले पाओ अपने लिए। सो जॉन लॉक यही बिलीव करते हैं ये जो नेचुरल राइट्स होते हैं ये कभी भी कोई आपसे छीन नहीं सकता, सरेंडर नहीं कर सकता, आपको इसके लिए लड़ना ही पड़ता है, ठीक है। और इसको कोई आपसे छीने ना। और आप फोर्स भी यूज कर सकते हो अपने डिफेंस के लिए। अगर कोई आपकी जान ले रहा है तो भाई आप कुछ तो करोगे सेल्फ डिफेंस में। सो जॉन लॉक के आइडियाज बहुत रेवोल्यूशनरी थे अपने टाइम पर। उन्होंने ना मोनार्की को बहुत ज्यादा चैलेंज किया। वो कहते हैं मोनार्क्स जो होते हैं वो हमारे राइट्स को छीनते हैं। सो धीरे धीरे फिर ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के बारे में भी लिखने लगे। सो डेमोक्रेसी में भी इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सो ये जो नेचुरल राइट्स हैं इससे जॉन लॉक की पॉलिटिकल फिलॉसफी हमें पता चलती है। और उन्होंने बताया है कि भाई सोसाइटीज के अंदर गवर्नमेंट होती हैं जो नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करती हैं। गवर्नमेंट्स को क्या करना चाहिए कि भाई, क्योंकि जनता से ही उनकी लेजिटिमेसी होती है, अगर गवर्नमेंट अपना काम सही से नहीं करेगी तो जनता कभी भी उस गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकेगी, ये हमें बताते हैं। इसी के साथ वीडियो एंड होती है। चैनल सब्सक्राइब करें, फीडबैक जरूर लिखें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय